सम्राट की जिंदगी में दो चीजें बिना नागा हर रोज होती हैं। वो हर रोज किसी ना किसी भिखारी को अमीर बना देता है, बिना ये सोचे कि अगला आदमी इसके लायक है भी या नहीं। वहीं दूसरी ओर सम्राट हर रोज एक न एक आदमी को मृत्यु दंड भी जरूर देता है। यहां सम्राट की इच्छा ही न्याय है। अगर कोई अपने बेगुनाह होने की दलील देता है तो उसे और भी भयानक मौत मिलती है। इसलिए लोग अपराध कबूल कर लेते हैं ताकि सीधी मौत मिले, दर्दनाक नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि सम्राट सबके लिए एक जैसा है। एक बार तो उसने अपने ही किए पर खुद को 21 छड़ी से मार खाने की सजा दे डाली थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसा अतरंगी और ऐसा सनकी बादशाह एक ही हुआ। ये वो बादशाह था जो 500 सालों के सल्तनत काल में 5 अलग अलग राजवंशों के सारे सुल्तानों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। उसे फारसी आती थी, अरबी आती थी, संस्कृत और हिंदी भाषाओं में उसे महारत हासिल थी। उसे एक अच्छा पोएट माना जाता था और शतरंज का भी वो माहिर खिलाड़ी था। उसे मैथ्स भी आती थी और एस्ट्रोनॉमी का भी अच्छा खासा ज्ञान था। मेडिसिन के साथ साथ फिलॉसफी पर भी उसकी अच्छी खासी पकड़ थी। वो कट्टर मुसलमान तो था, लेकिन दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता था। ये वो सुल्तान था जिसके टाइम पर दिल्ली सल्तनत की जमीन खूब बढ़ी। इतिहासकारों ने सुल्तान को नाम दिया पढ़े लिखे पागल सुल्तान का। पागल इसलिए क्योंकि उसके हर फैसले ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर किया। इस सुल्तान का हर फैसला उल्टा पड़ा, हर दांव उल्टा हो गया। इसके फैसले के पीछे की सोच तो ईमानदार थी, लेकिन इस सोच का एग्जीक्यूशन इतना बेकार था कि लोग इसे सनकी और पागल मानने लगे। इस सुल्तान के हर फैसले को मानना पड़ता था। क्या पता वो कहावत कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी पागल हो जाते हैं, वो भी इसी सुल्तान से निकली हो। आज मैं इसी सुल्तान के इतिहास से आपको रूबरू कराऊंगा जिसे उसकी अपनी जनता पागल मानती थी। ये सुल्तान कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके सनक भरे फैसलों से ही यह कहावत निकल पड़ी थी, तुगलकी फरमान की। यही नहीं, उसकी नीतियों ने दिल्ली को इतना कमजोर कर दिया कि जब कुछ सालों बाद तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया तो दिल्ली को बचा नहीं पाया गया। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और आप पैसे भी बचाना चाहते हो तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। यहां से आपको मिलेगा स्विगी पर कैशबैक और बहुत ही सारे रिवॉर्ड्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। 14वीं सदी दिल्ली के इतिहास की वो सदी थी जिसने कई उथल पुथल देखी। खिलजी वंश के सबसे ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की इसी सदी में मृत्यु हुई। उसके बाद खिलजी वंश के कमजोर शासकों की वजह से खिलजी वंश बर्बाद हो गया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जल्दी ही खिलजी वंश का पतन हुआ और साल 1320 में गाजी मलिक नाम के एक शख्स ने एक नए राजवंश की स्थापना की। इतिहास में इस राजवंश को तुगलक वंश के नाम से जाना जाता था। गाजी मलिक ने खुद को गयासुद्दीन तुगलक कहना शुरू कर दिया था। 5 साल बाद इन्हीं गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद साल 1325 में सुल्तान बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे तो गयासुद्दीन तुगलक की मौत एक मंडप के नीचे दब जाने से हुई थी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह साजिश भी खुद मोहम्मद बिन तुगलक ने रची थी। उसे जल्दी से जल्दी सुल्तान बनना था। खैर, सुल्तान बनने के कुछ सालों के अंदर उसने कई ऐसे काम कर लिए थे जिन्हें देखकर लगता था कि आगे चलकर उससे महान सुल्तान कोई और नहीं होगा। उसने अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को दिखाते हुए दक्कन तक पर जीत हासिल कर ली थी। उसके कब्जे में वारंगल, मालाबार, मदुरई और कर्नाटक के सबसे साउथ तक का एरिया शामिल था। उससे पहले तक यह काम सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन वो भी पूरी तरह से बेहतर नहीं था। इसके बाद तुगलक ने यहां अपने ऑफिसर बिठाए जो उसे ये बताते गए कि जीते गए क्षेत्रों की हालत कैसी है और कितना पैसा दिल्ली को इन सभी जीतों से मिल सकता है। उसने एक बड़ी और काफी डाइवर्स सेना बनाई जिसमें हाथी थे, ऊंट, घोड़े और पैदल सेना भी शामिल थी। अपने सैनिक अभियानों को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उसने किले बनवाए, सड़कें बनवाई, पुल और नहरें भी बनवाई। इसके साथ ही उसने भेदभाव को खत्म करने की भी कोशिश की। उसके राज्य में कोई भी शख्स उसके कानून से बड़ा नहीं था। हिंदू हो या फिर मुस्लिम, उसके राज्य में गुनाह करने वालों को एक ही तरह की सजा मिलती थी। इसका एग्जाम्पल मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको दिया था। इब्न बतूता जिन्होंने ये बात लिखी थी वो उस दौर में तुगलक के काजी हुआ करते थे। अब ये सारी खूबियां सुनकर आपको लगेगा कि तुगलक में तो इतनी अच्छाइयां थी, फिर उसे पागल क्यों कहा जाने लगा।
असल में हुआ यह कि तुगलक ने जब ऐसे फैसले लिए तो जनता ने पहले तो उसे अपने सिराखों पर बिठा लिया, लेकिन फिर जब उसका असली चेहरा लोगों के सामने आया तो लोगों को लगा ही नहीं कि ये वही सुल्तान है जिसने भारत के इतने बड़े हिस्से पर जीत हासिल की थी। उसने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि वो मिसाल बन गए कि एक सुल्तान को क्या नहीं करना चाहिए। साल 1325 में जब वो सुल्तान बना तो उसने देखा कि गंगा यमुना दोआब और साथ ही साउथ में तुंगभद्रा दोआब दोनों ही बहुत उपजाऊ एरिया है। यहाँ से अच्छी खासी पैदावार होती है, लेकिन इस पैदावार का बहुत कम हिस्सा है जो दिल्ली पहुँचता है। इसलिए उसने इन दोनों जगहों पर टैक्स को 50% कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ठीक यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। उसने भी टैक्स को बढ़ाकर 50% किया था, लेकिन तुगलक की गलती यह थी कि उसने टैक्स जब बढ़ाया तो उसी साल अकाल पड़ गया। सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई और लोगों के पास खाने पीने की भी किल्लत हो गई। अब ऐसी हालत में टैक्स कैसे दिया जाता, इसलिए जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब भूखी जनता वैसे भी तुगलक को कोई फायदा पहुंचा नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरी में तुगलक को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। फिर अकाल के असर को कम करने के लिए तुगलक ने दीवाने कोही नाम के एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को बनाया। इस डिपार्टमेंट की मदद से लोगों को सस्ते सस्ते लोन दिए गए ताकि लोगों को पैसा मिल सके जिससे वो खेती बाड़ी को पटरी पर ला सके। लेकिन तुगलक के टैक्स की रकम बढ़ाने की वजह से जनता की तुगलक से नाराजगी हो चुकी थी। अब बात बस इतने पर नहीं रुकी। तुगलक को लगा कि अकाल तो कल को फिर आ सकता है, इसलिए उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सुल्तान ने आदेश दिया कि लैंड रिफॉर्म्स कराए जाए। उसने सोचा कि एक काम करते हैं, पूरे साम्राज्य की जमीन को ही नाप डालते हैं। इससे यह पता चलेगा कि दिल्ली सल्तनत में कितने हिस्से पर घर हैं, कितनी जमीन पर खेती होती है, कितना जंगल है। इससे टैक्स लगाना आसान हो जाएगा। अब इस रिफॉर्म के तहत पूरे साम्राज्य की जमीन नापी जानी थी। काम शुरू भी हो गया, लेकिन यह फैसला भी उल्टा पड़ गया क्योंकि इस काम में खूब करप्शन हुआ। 14वीं सदी में इस काम पर 70 लाख रुपए खर्च हुए, जिसका कोई भी ढंग का रिजल्ट नहीं निकला। यह ठीक वैसे ही था कि किसी ने पैसों में ही आग लगा दी हो। यह सुल्तान का बहुत बड़ा फैसला था जो एकदम से भर भरा कर गिर गया। लेकिन इस फैसले से सबक लेने की बजाय ऐसे अजीबोगरीब फैसले लेने उसने बंद नहीं किए। सुल्तान बनने के सिर्फ 2 साल बाद उसे ख्याल आया कि राजधानी एम्पायर के सेंटर में होनी चाहिए, जहां से वो पूरे देश पर आराम से नजर रख सके। उसे लगा कि भाई दिल्ली से पूरे दक्कन तक के एरिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, और दिल्ली वैसे भी नॉर्थ वेस्ट से होने वाले खतरों से सबसे ज्यादा करीब है। ऊपर से मंगोलों का खतरा हमेशा दिल्ली की तरफ बना रहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो दक्कन के करीब अपनी राजधानी बनाएगा। यह राजधानी महाराष्ट्र के देवगिरी शहर में बनाने का फैसला हुआ। उसने राजधानी का नाम बदल कर दिया देवगिरी से दौलताबाद, और पूरे साजो सामान के साथ उसने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब तुगलक को लगा था कि बहुत समझदारी भरा फैसला है, इससे लोगों को लगेगा कि उसका सुल्तान पढ़ा लिखा है, पागल नहीं है। इस तरह एक ही फैसले से वो मंगोलों के डायरेक्ट हमले से बच रहा था, अपने साम्राज्य को एक बेहतर जगह से चलाने जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि उसका मजाक बनाने वाले या उसकी आलोचना करने वाले लोगों का वो मुंह सिलने जा रहा था। लेकिन जो ख्याली पुलाव उसने इस फैसले के आसपास बनाए थे वो किसी काम नहीं आए। असल में जब तुगलक ने राजधानी को शिफ्ट करने का फैसला किया तो वो खुद अकेले नहीं गया, बल्कि उसने जनता को भी अपने साथ चलने को कहा। जनता को साथ ले जाना फिर भी ठीक था, लेकिन वो अपने साथ जानवर भी ले गया। बड़े पैमाने पर कुत्ते और बिल्ली उसके साथ गए। अब आप सोच कर देखिए कि जब वो राजधानी को बदल रहा था तब ऐसा किया जा सकता था ना कि पहले बस काम भर के लोग जाएं और एक राजधानी के तौर पर दौलताबाद को डेवलप कर ले। इससे बहुत सारा नुकसान होने से बच जाता, या फिर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने उन लोगों को भी अपने साथ ले लिया जिनका दौलताबाद में कोई काम नहीं था, जैसे कि बहुत बुजुर्ग और अपाहिज लोग। ये सभी लोग जब दिल्ली छोड़कर दौलताबाद की ओर चलने लगे तो जल्दी ही तुगलक के लिए बोझ भी बन गए। 1500 किलोमीटर का रास्ता इन्हें तय करना था, और इस रास्ते में तुगलक को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि साउथ के राज्यों से जो उसको खूब सारा धन मिलेगा वो उसकी हर एक समस्या को दूर कर देगा। फिर वो दौलताबाद शिफ्ट हुआ और 7 सालों तक दिल्ली की जगह दौलताबाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी रही। लेकिन यहां रहते हुए उसे जल्दी ही समझ आ गया था
कि जैसे दिल्ली में रहते हुए साउथ को संभालने में दिक्कतें होती हैं, वैसे ही साउथ में बैठकर दिल्ली को भी नहीं संभाला जा सकता। एक बार फिर इस तरह से उसका फैसला फेल हो गया और एक बार फिर उसे गाजे बाजे के साथ दौलताबाद से दिल्ली लौटना पड़ा। इधर वो वापस लौटा कि दक्कन में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी और साथ ही बहमनी सल्तनत भी अस्तित्व में आ गया। इसका मतलब ये था कि दौलताबाद से दिल्ली जाते ही तुगलक का साम्राज्य सिकुड़ने लगा था। दक्षिण में उसकी ताकत कम हो गई थी। इस तरह से जिन उम्मीदों से जनता ने अपना सुल्तान देखा था, उससे उलट वो उनकी नज़रों में धीरे धीरे सनकी बनता जा रहा था अपने फैसलों की वजह से। लेकिन दोस्तों, तुगलक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने फिर एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई। जी हाँ, करप्शन को रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दिन ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी सल्तनत को ही करप्ट बना दिया। हुआ यह कि साल 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को चलाना शुरू किया। सांकेतिक मुद्रा असल में वो करेंसी होती है जिसकी अपनी कीमत उस सिक्के पर लिखी कीमत से कम होती है। एग्जाम्पल के लिए आज की डेट में अगर आप 500 रुपए के नोट को देखो तो उसे बनाने में 5 रुपए भी नहीं खर्च होते, लेकिन एक नोट अगर आपके पास है तो उसकी वैल्यू 500 रुपए ही रहेगी, क्योंकि इस पर 500 रुपए भारत सरकार ने लिखे हैं और धारक को देने का वचन आरबीआई ने दिया है, इसलिए इसकी कीमत 500 रुपए हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसे ही सिक्के चलाए थे। दरअसल लगातार युद्धों और अपनी राजधानी को शिफ्ट करने के उसके फैसले से खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसे लगा कि सांकेतिक मुद्रा को चलाकर वो सोने और चांदी की कमी को ठीक कर लेगा। तुगलक के समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, दौलताबाद को शिफ्ट करने के लिए जो खर्च हुआ उसके लिए, और अकाल की वजह से जो पैसा खर्च हुआ उसकी वसूली के लिए काम किया था। ऐसा नहीं है कि उसने ये फैसला अपने मन से किया था। 14वीं सदी में ईरान के शासक गजन खान और चाइना के शासक कुबलई खान के ये एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब थे अपनी अपनी जगह पर, इसलिए उसने सोचा कि ऐसी पॉलिसी भी वो लागू करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं जो उसने सोचा था। चांदी की वैल्यू के बराबर उसने तांबे और पीतल के कम वैल्यू वाले सिक्के बनवाए, लेकिन उसका फैसला उल्टा पड़ गया। दरअसल चाइना और ईरान में सांकेतिक मुद्रा जालसाजी को लेकर कई कदम उठाए गए थे, लेकिन तुगलक ने इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया। यही वजह है कि जल्दी ही लोगों के बीच नकली सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में फैलने लगे। यही नहीं, लोगों ने खुद अपनी टकसाल बनानी शुरू कर दी। इन टकसालों पर कोई कंट्रोल नहीं था। रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने मनमाने ढंग से सिक्के छापे। इस तरह असली की जगह नकली सिक्कों की भरमार हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक का यह फैसला भी उसके खिलाफ गया। वैसे देखा जाए तो ऊपरी तौर पर यह कोई बुरा फैसला नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन के हिसाब से ये काफ़ी काम का फैसला था। लेकिन क्योंकि उसने बारीकियों पर बहुत ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसकी ये पॉलिसी फेल हो गई। इस चक्कर में उसकी अर्थव्यवस्था बहुत जैसे तैसे बच पाई, क्योंकि इस जालसाजी के बीच में उसे ये सिक्के वापस लेकर लोगों को पैसे वापस देने पड़े। यानी कि नकली सिक्कों के बदले भी उसे असली सिक्के बांटने पड़े। इस तरह से पहले सिक्के ढालने में पैसे खर्च हुए और फिर नकली सिक्कों के बदले में असली सिक्के देने में पैसे खर्च हुए। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि तुगलक अब थम गया होगा, तो भी ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक अपने इस तरह के फैसले लेता रहा। 2 साल बाद साल 1332 में उसने खुरासान पर चढ़ाई करने की सोची। खुरासान को अगर आप आज के मैप में देखो तो आज के ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन सभी का कुछ कुछ हिस्सा जो है वो उसमें आता है। तुगलक एक अच्छा कमांडर था, इसलिए उसे लगा कि जंग करके वो इस इलाके को जीत लेगा। इसके लिए उसने अपनी सेना को तैयार करना शुरू किया। तब खुरासान के शासक थे अबू सईद। अबू सईद से लड़ने के लिए तुगलक ने 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों की सेना को खड़ा किया। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई। तुगलक ने इस सेना पर 1 साल का पैसा एडवांस में खर्च भी कर दिया। लेकिन जब जंग की बारी आई तो खुरासान के राजा ने जंग की बजाय सरेंडर करके समझौता कर लिया। मतलब कि उस समय 3 लाख की सेना चलाने के लिए जो करोड़ों रुपए तुगलक ने खर्च किए होंगे, वो एक बार फिर बर्बाद हो गए। उसने करोड़ों रुपए इस अभियान के लिए बहा दिए जहां सेना का कोई काम ही नहीं था। अब क्योंकि सेना बन चुकी थी और इसका कोई काम नहीं बचा था, इसलिए उसने सोचा कि हिमालय की पहाड़ियों में कुमाऊं के क्षेत्र को ही जीत लिया जाए। बदाऊनी और फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि तुगलक मेनली हिमालय को पार करके चाइना पर अटैक करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने वफादार सिपाही खुसरो मलिक को भेजा। एक पहाड़ी इलाके में जहां खूब ठंड पड़ती है, वहां तुगलक की सेना
इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से और कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से बहुत बुरी तरह से मारी गई। इब्न बतूता लिखते हैं कि उसकी सेना में आखिरी में सिर्फ 10 ऑफिसर ही थे जो बचकर वापस आए। इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर भी पूरी तरह से फेल हुआ। 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा शासन चलाया जिसमें उसके कई बड़े फैसले फेल हुए। लेकिन ये सिर्फ फैसलों का ही फेलियर नहीं था, बल्कि इसके चलते सल्तनत पर उसकी पकड़ भी कमज़ोर हो गई। सल्तनत की आर्थिक हालत भी कमज़ोर हुई। कमज़ोरी के चलते मोहम्मद बिन तुगलक के काल में खूब विद्रोह हुए। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह यानी करीब 27 विद्रोह उसके ही टाइम पर हुए थे। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य से टूटकर बने, अथाह पैसों की बर्बादी हुई और आखिर में सिंध में एक विद्रोह को दबाने के चक्कर में साल 1351 में उसकी मौत हो गई। इस तरह से उसके तुगलकी फरमानों का दौर भी खत्म हो गया। यही नहीं, उसकी नीतियों के चलते तुगलक वंश कमज़ोर भी हुआ। यही वजह है कि जब 1398 में तैमूरलंग ने हमला किया तो तुगलक वंश के आखिरी सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के पास उससे लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलकी फरमानों की, जो कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।